हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग फिर से 20 MCQs करने वाले हैं। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बुक का है। इस क्वेश्चन सेट में जितने भी क्वेश्चंस है, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। यानी कि इन सब क्वेश्चंस का जो लेवल अभी आपको देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन के लेवल के आगे और कोई लेवल नहीं मिल सकता है बिहार बोर्ड, एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को अभी स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स एनालिसिस करके सॉल्व करेंगे। अगर किसी को भी किसी भी वीडियो में अगर दिक्कत हो, किसी तरह का डाउट हो, तो कमेंट में हमें बताएं, उसका रिस्पॉन्स तुरंत लिया जाएगा। और आप जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिंदुओं P माइनस 11/3, 5 और Q माइनस 2/3 और 5 के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए हमें यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी, यानी PQ अगर हम लोग निकालें यहाँ से, PQ बराबर ये हमारा हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारा है -2/3 माइनस x3 भी है ना, ये मिस हो गया, सॉरी, 3 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 9/3 का होल स्क्वायर। ये 3 कम 3, 3 3 9, यानी कि हमारा आता है √3 का स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर कटने पर हमारे पास आंसर आएगा 3। तो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी जो हमारा होगा वो 3 यूनिट, यानी 3 इकाई। तो ऑप्शन नंबर डी में है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दी गई आकृति में AB बराबर BC दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि हमारा AB, हमारा जो AB का लेंथ है और फिर AC का जो लेंथ है वो बराबर है। यदि AC बराबर 7 और ये AC हमको 7 सेंटीमीटर जो है कि हमारा दिया गया है, तो BP की लंबाई, मतलब हमें जो है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये BP निकालना है। अच्छा, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक वृत्त के केंद्र से किसी बाह्य बिंदु द्वारा, है ना, ये वृत्त है, ये कोई बाह्य बिंदु, अगर बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ये लंबाई में समान होती है, लंबाई में समान होती है। इसका मतलब यहाँ पे हम देखें तो जो हमारा BP का लेंथ है वो हमारा BQ का भी लेंथ, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। उसी प्रकार अगर हम फिर यहाँ देखें, अगर AP इक्वल्स हमारा AR हो जाएगा, फिर उसी तरह हमारा RC इक्वल्स हमारा CQ हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि अगर हमें BP निकालना है तो AB अगर जो बना हुआ है हमारा, यहाँ देखिए, AB इक्वल्स हमारा है AP प्लस BP। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग अगर BP अगर निकालें तो ये हमारा हो जाएगा AB माइनस AP। तो AB का वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर माइनस और AP। अच्छा, AP ये वाला मतलब AP या फिर AR हमें निकालना है अब यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हमें AC हमारा दिया गया है टोटल, ये कितना है, टोटल हमारा 7 सेंटीमीटर का दिया गया है। AC अगर 7 सेंटीमीटर है, इसके सेंटर से यदि इसके बेस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये वाला लाइन मान लेते हैं ये O सेंटर है और यहाँ पे कोई पॉइंट R है। ये OR लाइन AC को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि हमारा AR या फिर हमारा RC वो जो है कि 7 का आधा यानी 7/2 = 3.5 हो जाएगा। उसी प्रकार तो हमारा AR अगर 3.5 है तो हमारा AP भी 3.5 होगा। तो BP = AB माइनस AP। तो AB 10 सेंटीमीटर और AP हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम देखते हैं, माइनस करने पे हमारा आता है 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर C में है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से 3 नंबर में 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी। अब कह रहा है कि 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर चौड़ी है। 3 मीटर गहरा, इस तरह से 3 मीटर हो जाएगा हमारा, और 40 मीटर चौड़ा, ये 40 मीटर चौड़ा, इस तरह से क्या होगा, ये कोई नहर है इसका, ये जो कि ये 40 मीटर है। अच्छा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी का बहाव है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पानी जो है कि 1 घंटा में, यानी कि 1 घंटा मतलब क्या, 60 मिनट में वह 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर की दूरी तय करता है। तो 2 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिर जाएगा, तो 2 मिनट में जितना पानी बहेगा उसका हमें आयतन निकाल लेना है। तो इसका जो लेंथ हमें जो लेना है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस तरह से, ये पूरी 2000 मीटर है, 2000 मीटर है। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं, तो इस तरह से ये क्यूबॉइड यानी घनाभ बन रहा है, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हमारे पास लंबाई जो है कि वो है 2000 मीटर, लंबाई गुना चौड़ाई हमारे पास 40 है, और गुना ऊंचाई हमारे पास 3 है, और गुना ये 2 मिनट में, यानी 2 मिनट का मतलब क्या हो गया हमारा, 2 मिनट का मतलब हमारा हो गया, जो यहाँ पे जो दिया गया है पानी का रेट, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में 2 मिनट को हम लोग 2/60, यानी ये घंटा में दिया गया था ना, तो इसको मिनट में चेंज कर दिए, गुना 2 से कर दिए। तो यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये जीरो कैंसिल आउट, फिर उसके बाद हमारा 3 का 3 और 3 दूनी 6, ये 2 और ये 2 हमारा कट गया, तो 4 दूना 8 पे 3 0, इतना मीटर क्यूब, यानी 8000 मीटर क्यूब हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बंटन का माध्य, चलिए देखिए इसमें हमें माध्य दिया गया है, इस बंटन में हमें इसका माध्य दिया गया है, जो कि माध्य बराबर हमारा है 15। फिर हमारा कह रहा है, और बहुलक भी हमें दिया गया है, बहुलक इसमें है वो हमारा है 18। तो हमें माध्यक चाहिए, तो हम लोग एक इम्पेरिकल रिलेशनशिप जानते हैं माध्य माध्यक बहुलक के बीच, कि बहुलक जो होता है हमारा, बहुलक बराबर जो हमारा होता है वो होता है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक घटा 2 गुना माध्य। चलिए इसमें इस वैल्यू को रखते हैं और देखते हैं कि हमारा माध्य यहाँ पे क्या निकलने वाला है। तो बहुलक का मान हमें 18 दिया गया है, 18 बराबर 3 गुना माध्य को हम लोग m मान लेते हैं, और माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य का मान हमें 15 दिया गया है। तो इसे अरेंज करने पर हमारे पास 3m इक्वल्स, ये हमारा हो जाएगा 18 और प्लस 2 इंटू 15 इक्वल टू 30, यानी कि m का वैल्यू हम लोग यहाँ से देखें 18 प्लस 30, ये हमारा 48/3 जो कि 16 आ रहा है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का, इस बंटन का माध्यक 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एपी इतना, एपी 10 7 4 और माइनस 62 में अंतिम पद के 11वां पद ज्ञात करना है हमें। इस एपी के अंतिम पद से हमें 11वां पद ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इस एपी में पदों की संख्या कितना है। अच्छा, सबसे पहले ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ दिया गया है 10, डी का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे -3, और अंतिम पद ए एन हमारे पास जो है कि वो 62 दिया गया है। सबसे पहले हम लोग एन नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। जानते हैं फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स हमारा ए एन होता है। तो यहाँ से वैल्यू रखने पर ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास -3 है, ये इक्वल्स हमारा हो जाएगा -62। अच्छा, इसे अरेंज करने पे n माइनस 1 का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 24, या फिर n इक्वल्स 25, अर्थात इस एपी में कुल पदों की संख्या 25 है। अब हमें कह रहा है अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद कहने का मतलब क्या, अब हम इस एपी को पलट देंगे, मतलब हमारा जो है कि लास्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म -62 से शुरू होगा,
-62 से शुरू होगा। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म डी हमारा यहाँ पे +3 हो जाएगा, इधर से -3 है तो उधर से हमारा +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -59 इस तरह से ये जो है कि चलेगा। तो अब हमें एन का वैल्यू यहाँ पे 11 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे A11 निकाल देंगे इधर से। तो A11 का वैल्यू होता है A + 10D, A + 10D। तो A का वैल्यू हमारे पास है 62 और +3 इंटू D का वैल्यू हमारे पास है 10, ये -62 है। तो -62 और +10 3 जा 30 -62 इक्वल टू करने पे हमारे पास -32 आता है। तो 32 हमारे ऑप्शन नंबर सी में यहाँ प्रेजेंट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। कह रहा है 52 ताश के पत्तों के अच्छी तरह से फीटी गई एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। इस निकाले गए पत्ते की बेगम होने की प्रायिकता क्या है? चलिए जानते हैं हम लोग किसी भी ताश की गड्डी में 4 बेगम होते हैं। ताश की गड्डी में 4 बेगम होते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं P बेगम या फिर B कर देते हैं बेगम इक्वल्स हमारे पास 4 होता है। और फिर PN या PS टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यहाँ पे 52 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल ये होता है हमारा PB डिवाइडेड बाय PS। ऐसा करने पे हमारे पास आता है 4/52। तो 4/52 जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है केंद्र O वाले एक वृत्त पर PQ एक स्पर्श रेखा है। चलिए हमारे पास यहाँ केंद्र O वाला एक वृत्त है और QP हमारा जो कि इस तरह से स्पर्श रेखा दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा OQ का वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ये कह रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर है। चलिए 5 सेंटीमीटर है तो स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा ये जो PQ है हमें इसका लेंथ निकालना है। स्पर्श रेखा PQ की लेंथ हमें निकालना। अच्छा हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाता है किसी बाह्य बिंदु से, तो स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या उस पर लंब होती है। अर्थात हमारा यहाँ पे OQ जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट लाइन पे, यानी QP पे। ये QP पे टेंजेंट है। कहने का मतलब हमारा एंगल Q यहाँ पे 90 डिग्री का ये बन रहा है। अच्छा अब देखें राइट एंगल हमारा OQP में, तो यहाँ हमें इसका वैल्यू 30 डिग्री दिया गया है और हमें यहाँ पे जो कि QP की वैल्यू निकालनी है। तो लगाते हैं 10, त्रिकोणमिति का यूज करके 30 डिग्री अगर लगाते हैं तो ये हमारा आता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे OQ है जो कि जिसका मान 5 दिया गया है और बेस हमारे पास QP नहीं दिया है, तो QP की जगह चलिए हम QP ही रख लेते हैं। 30 डिग्री का वैल्यू सॉल्व करने पे आता है ये हमारा 1/√3 इक्वल्स 5/QP। तो इसे सॉल्व करने पे हमारे पास QP का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे QP का वैल्यू जो हमारा यहाँ पे आ रहा है ये आ रहा है 5√3 मीटर। 5√3 ये हमारा 5√3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 5√3 सेंटीमीटर हमारा देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में प्रेजेंट है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 5√3 सेंटीमीटर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वैल्यू होता है ये तो हमारा 0 से बड़ा होता है या फिर उसके बाद, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमारा वो 1 से हमेशा छोटा या फिर वह 1 से छोटा होता है या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है, और 0 से बड़ा या फिर 0 के भी बराबर। तो 0 के बराबर नहीं, 0 से बड़ा ही होता है। तो ऐसा कौन सा वैल्यू जो 0 से हमेशा जो कि हमारा इसके बीच में लाई नहीं करेगा?
तो √7 ये 1 से छोटा है, ये 0 और 1 के बीच में है, ये 0 भी, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब 0.7/3 ये भी 1 से बहुत ही कम आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 7/0.01 ये जो है कि हमारा इक्वल करने पे ये हमारा 700 के अप्रोक्स, ये 700 इसका वैल्यू आ रहा है। तो 700 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1/3 हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। अच्छा, एक रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये हमारा इक्वल 1 होता है। अच्छा, ये इस फॉर्म में भी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी लिख सकते हैं इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लीकेशन इंटू ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इक्वल्स हमारा यहाँ 1 है। तो हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 1/3 दिया गया है, अर्थात 1/3 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर यहाँ से सॉल्व करें हम, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा सॉल्व करने पे हमारा ये आता है 1/3 इक्वल्स ये हमारा 3 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है कि करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। एक द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 माइनस √2 तथा 3 प्लस √2 है, तो है एक द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 माइनस √2 तथा 3 प्लस √2 है। तो द्विघात बहुपद हमें यहाँ निकलना, हम जानते हैं द्विघात बहुपद अगर अल्फा और बीटा अगर 0 से अगर किसी बहुपद द्विघात बहुपद के, तो बहुपद पी एक्स का डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं पी एक्स इक्वल टू हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए इसमें वैल्यू रख के देखते हैं हमारा पी एक्स यहाँ पे क्या रहने वाला है। पी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी 3 माइनस √2 प्लस 3 प्लस √2 फिर प्लस 3 माइनस √2 इंटू 3 प्लस √2। तो ये हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म का है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि हमारा 9 माइनस 2 डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ये प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा हमारा 6 और प्लस यहाँ से 9 में से 2 गया बचा 7 यानी कि फाइनल पी एक्स का जो हमारा वैल्यू आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ का करेक्ट रहने वाला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। यदि किसी सांख्यिकी आंकड़ों जिसमें n पद है कि प्रत्येक पद से 2 कम कर दिए जाए तो आंकड़ों का माध्य में क्या असर होने वाला है, हमें यही दिखना। अगर n पद है, आंकड़ों के माध्य में अगर n पद है तो फिर प्रत्येक को 2 से कम कर दिया जाए। अगर प्रत्येक को अगर 2 से अगर हम लोग कम कर देंगे, 2 से कम कर देंगे तो आंकड़ों का माध्य, तो आंकड़ों का जो माध्य होगा वो भी जो है कि हमारा 2 से कम हो जाएगा। ये डायरेक्ट ट्रिक है। किसी आंकड़े के माध्य में जो भी परिवर्तन किया जाएगा प्रत्येक पद के साथ माध्य के साथ भी वही परिवर्तन होगा। तो इसका डायरेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पे सही इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारा शून्यक -3 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। तो इसमें पूछ रहा है ऐसे कितने बहुपद होंगे जिसके शून्यक -3 और 5 होंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऐसे केवल 1, केवल 2 या अनंत
या 1 से अधिक 2। इस तरह से चूंकि पॉलिनोमियल्स में x और x के जो वैल्यूज होते हैं वो वैल्यू किसी के लिए फिक्स नहीं होता है, वो सभी px में कहीं ना कहीं फिट हो ही जाता है। इसलिए तो ये जो हम वैल्यू जो कि हमारा कहीं फिक्स नहीं रहने वाला, ये हमारा इन्फानाइट हो सकता है। इसीलिए 12 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जो कि सही होगा। 0 -3 और 5 वाले बहुपदों की संख्या जो कि अनंत होगी। चलिए, अगर आप लोगों को अगर डाउट भी होगा इन सब क्वेश्चन में अगर कुछ, तो कमेंट में बताइएगा, जिसका डिटेल सॉल्यूशन हम करके फिर से देंगे। आगे समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर a प्लस बी और ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हल है। तो यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन दिया गया है, जिसका कि आपको इसको सॉल्व करके x और y निकालना है। चलिए देखते हैं, पहले क्या दिया गया है हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स a प्लस बी दिया गया है। दूसरे में हमारे पास ax माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है। अच्छा, हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर करें इसको सॉल्व तो इसका वैल्यू हमारा आता है a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। अच्छा, a माइनस बी गुना a प्लस बी। चलिए, पहले सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें इसको, अगर हम किसी तरह अगर इसे काटना चाहें तो ये कट नहीं रहा है। तो चलिए हम इसे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा जो कि डायरेक्ट कर देते हैं। a से अगर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा ax प्लस ए वाई इक्वल टू a इंटू ए प्लस बी। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ax माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलिए, अब माइनस अगर हम लोग करें, ये माइनस ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, और हमारा यहाँ पे ए वाई प्लस बी वाई, यानी कि हमारा यहाँ y को अगर हम कॉमन कर दे तो हमारे पास बचता है a प्लस बी इक्वल्स। अब यहाँ नेक्स्ट टर्म में अगर हम यहाँ देखें तो हमारा यहाँ पर भी a प्लस बी है और यहाँ पर भी a प्लस बी है। तो ये दोनों तो ये तो माइनस में रहने वाला है, माइनस टर्म में रहने वाला है। तो हमारा ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट हमारा जो यहाँ से कट जाएगा, यानी कि y इक्वल्स हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है अभी यहाँ आ रहा है a माइनस बी, अर्थात y का वैल्यू हमारे पास जो है कि b आ रहा है। y का वैल्यू हमें यहाँ सॉल्व करने पे b आ रहा है। अच्छा, y इक्वल से अगर b आ रहा है तो अब x इक्वल क्या आएगा, यहाँ से अगर हम वैल्यू रखें y के जगह पे अगर हम b रख दें तो x के जगह पे हमारा a आ जाएगा, अर्थात तो हमारा x का वैल्यू a और y का वैल्यू हमारा जो कि b इस तरह से निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक AP जिसका nवां पद an बराबर 3n प्लस 4 द्वारा दिया गया है का चार्वंतर होगा। तो यहाँ पे an को डिनोट करके आपको दिया गया है और आपको इसमें कॉमन डिफरेंस यानी CD निकालना है। अब दिया है जैसे an इक्वल्स 3n प्लस 7, तो अगर हम a1 अगर निकालें तो 3 इंटू 1 प्लस 7 इक्वल्स 10। a2 अगर निकालें तो 3 इंटू 2 प्लस 7 इक्वल्स 13। a3 अगर निकालें तो 3 इंटू 3 प्लस 7 इक्वल टू 16। इस तरह से हमारे तीन पद जो निकले हैं, इन दोनों का डिफरेंस हम देख रहे हैं 3 आ रहा है, इन दोनों का भी डिफरेंस जो कि हमारा 3 आ रहा है। अतः इस AP का चार्वंतर हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही रहने वाला है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में DE पैरेलल BC, तो x का मान ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया कि DE जो है कि हमारा BC के पैरेलल है, तो इस x का वैल्यू हमारे पास क्या होगा। अब जानते हैं DE और BC यदि पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो फिर देखिए
ये कोण फिर ये कोण हमारा इक्वल होगा। कोण ए यहाँ पे जो कि कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हमारा ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी हमारा सिमिलर है। फिगर से हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी हमारा सिमिलर हो जाएगा ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई। एडी हो रहा है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे ए डी डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल्स ये हो जाएगा फिर हमारा डी ई डिवाइडेड बाय बी सी। तो ए डी का वैल्यू दिया गया है 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास ए बी टोटल हो जाएगा 2 + 3 5 इक्वल्स डी ई का वैल्यू हमारे पास 4 है डिवाइडेड बाय बी सी हमारे पास एक्स दिया गया है। तो सॉल्व करने पर यहाँ से x इक्वल्स हमारा आता है 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कट गया इक्वल टू 2 5 जा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो कि सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुजों ए बी सी और त्रिभुजों डी एफ में, चलिए आपको दो त्रिभुज दिया गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना ही करना होगा, नहीं तो आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट इसका समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी सी मान लेते हैं। अभी ए बी सी और डी ई एफ, फिर डी ई एफ, हम लोग दो ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो इसमें हमें कह रहा है कि ए बी बाई डी ई, इसमें हमारा ए बी बाय डी ई, तो ए बी बाय ये डी ई हमारा ये कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो जो इक्वल है बी सी बाय एफ डी या ई एफ। बी सी बाय एफ डी दिया गया है हमें यहाँ पे, ये एफ डी ये दिया गया है, मतलब इस ट्रायंगल में ये साइड कोरेस्पोंडिंग है और यहाँ का बी सी और यहाँ का डी एफ भी आपका कोरेस्पोंडिंग है, इसीलिए आपको यहाँ पे एफ डी जो है कि दिया गया है। अगर हम लोग ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करते तो हम समझते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट कोरेस्पोंडिंग है, लेकिन फिगर में ऐसा नहीं दिया गया है। तो अब आपको पूछने में इसमें से कौन सा इन दो त्रिभुजों को समरूप बनाएगा। तो समरूप होने के लिए कोरेस्पोंडिंग ट्रायंगल्स का कोरेस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल में अगर हमारे पास ये साइड और ये वाला ए बी और ए सी अगर ए बी और बी सी अगर और इस ट्रायंगल का डी ई और एफ डी अगर कोरेस्पोंडिंग है, तो इसमें जो है कि हमारा इस ट्रायंगल का एंगल बी और फिर इस ट्रायंगल का एंगल ई, ये जो है कि हमारा यहाँ पे नहीं एंगल ई नहीं एंगल डी, इस ट्रायंगल का एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल डी जो है कि हमारा यहाँ पे कोरेस्पोंडिंग होने वाला है, अर्थात एंगल बी इक्वल टू एंगल डी जो है कि हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिर ऑब्जेक्टिव। ये कह रहा है 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि 10 30 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है। 10 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास आता है 1/√3। चलिए इसी वैल्यू को इसमें पुट करना है, तो वैल्यू है हमारे पास 2 10 30 डिग्री यानी 2 × 10 30 का मान 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसे करते हैं, ये आ रहा है हमारा यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4/√3, तो ये हमारा 2/√3 डिवाइडेड बाय ये फिर हमारा यहाँ पे हो रहा है 4/3। तो इसे और आगे सॉल्व करने पे आता है हमारा 2/√3 मल्टीप्लीकेशन, ये हमारा हो जाएगा 3/4, ये 2 जा 4, ये 2 टाइम्स आ गया, तो हमारे पास वैल्यू आता है 3/2√3। तो 3/2√3 इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, डिवाइडेड मल्टीप्लाई √3/2
√3। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आता है √3/2। तो √3/2 देखें इसमें से किसका वैल्यू आ रहा है, तो हमारा sin 60 का वैल्यू ये हमारा √3/2 के इक्वल है। अर्थात हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हमारा sin 60 डिग्री सही यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। दी गई आकृति में केंद्र O के एक वृत्त पर AB एक स्पर्शरेखा, यहाँ पे AB एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है O सेंटर वाले एक सर्कल पे। वो एक 6 सेंटीमीटर, OA का लेंथ जो है कि ये जो है कि हमारा 6 सेंटीमीटर हमें पहले से दिया गया है, ये 6 सेंटीमीटर है। और एंगल OAB जो है कि हमारा यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, चलिए वृत्त की त्रिज्या हमें ये वाला लाइन जो है कि वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है। चलिए वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं अगर हम R हैं, तो हम जानते हैं कि टेंजेंट लाइन जो हमारा होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एंगल B 90 डिग्री का है। एंगल B यदि हमारा 90 डिग्री का है तो इसका मतलब हमारा ट्रायंगल OBA राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप है कि दी गई आकृति में केंद्र O के एक वृत्त पर AB एक स्पर्श रेखा है। केंद्र O के एक वृत्त पर AB एक स्पर्श रेखा हमें यहाँ पे दिया गया है। AB एक स्पर्श रेखा, यदि OA 6 सेंटीमीटर, हमारा ये OA 6 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, OA 6 सेंटीमीटर है तो, और OAB 30 डिग्री दिया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। चलिए ये हमारा वृत्त की त्रिज्या है, इसको O से B को मिला देते हैं। इसकी हाइट मान लेते हैं हम लोग R सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं टेंजेंट हमारा परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे। इसका मतलब हमारा एंगल B यहाँ 90 डिग्री है, क्योंकि OB परपेंडिकुलर हमारा BA हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल OBA में अब देखें तो हमारे पास OA ये हाइपोटेनस दिया गया, हमको यहाँ पे हाइट निकालना है। तो हम लगा रहे हैं यहाँ पे रेशियो sin 30 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो R डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का मान यहाँ पे 6 दिया गया है। sin 30 का वैल्यू हमारे पास आता है 1/2 इक्वल्स ये हो जाएगा R/6। सॉल्व करने पे हमारे पास R का वैल्यू आ रहा है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, तो हमारा ऑप्शन नंबर A 18 का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। उन्नीस नंबर में संख्या 5 पे घात n कभी भी शून्य अंक पर समाप्त नहीं होती, जहां n कोई भी प्राकृतिक संख्या है। ये बात तो सही है, 5 पे आप कोई भी पावर आप रख दीजिए, ये कभी भी जो है कि 0 यूनिट डिजिट से समाप्त नहीं होता है। इसका मतलब हमारा एक्सरसन ये यहाँ पे ये बिल्कुल एकदम सही है। रीजन देखते हैं, 5 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। 5 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये भी सही रहने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा ये भी सही रहना है, तो उसका करेक्ट मैचिंग का आंसर क्या होगा। अभी कथन A सही है, तर्क R दोनों सही है, A की सही व्याख्या करता है। अभी कथन A और R दोनों सही, परंतु तर्क R अभी कथन A की सही व्याख्या नहीं करता है। हाँ, तो हमारा जो है कि दोनों कथन सही है, लेकिन हमारा जो कि रीजन जो है कि इस एक्सरसन का सपोर्ट नहीं करता। अर्थात 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ जो कि B रहने वाला है। नेक्स्ट 20 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का। आई होप आप सभी व्यूअर्स को ये कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आप लोग इसे एक बार जरूर बढ़िया से देख लें। 20 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन, यदि केंद्र O वाले एक वृत्त पर बिंदु A इतना और इतना स्थित है तो x का मान होगा। वृत्त की प्रत्येक जीवा का मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। अब ये सेकेंड रीजन जो बोल रहा है कि वृत्त की प्रत्येक जीवा, अब वृत्त हमारे पास इसका ये सभी इसका क्या है, कॉर्ड है, तो प्रत्येक जीवा का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा सेंटर नहीं हो सकता सर्कल का। ये तो हमारा पहले स्टेटमेंट गलत है।
है ना। हमारा स्टेटमेंट यहाँ जो है कि आर गलत है। तो चलिए हम लोग यहाँ से कोड अब मिला लेते हैं। हमारा आर गलत है, जिसमें यहाँ पे तो आर दोनों सही, यहाँ पे आर गलत है। इस चूँकि यहाँ पे दोनों में आर जो है कि हमारा सही ही है, लेकिन यहाँ रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन यह इस दोनों ऑप्शन में देखें, यहाँ आर गलत है, यहाँ आर सही है। क्योंकि आर तो हमारा गलत पहले से, इसीलिए हमारा जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी कथन ए सही है परंतु आर गलत है। तो चलिए हमारा सेशन आज का समाप्त होता है, और नए वीडियो में हम साइंस के भी 20 मोस्ट MCQs के नए सेशन के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।